यह मूवी मशहूर ओलंपिक एथलीट लुई जैम्पेरिनी के जीवन पर आधारित एक सच्ची कहानी है जो हमें मुश्किल हालातों में भी खुद को संभालकर अपने रास्ते में आने वाले हर डर और दर्द का सामना करते हुए आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देती है। मूवी की शुरुआत होती है और हम किसी युद्ध के बीचों बीच कुछ फाइटर प्लेन्स को देखते हैं जो किसी जगह पर हमला करने जा रहे हैं, लेकिन तभी उन पर हमला शुरू हो जाता है। पर फिर भी ये किसी तरह से बचकर अपने टारगेट पर बम गिरा देते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम गांव में एक छोटे लड़के को देखते हैं जिसका नाम है लुई। लुई बहुत ही शरारती है, साथ ही उसमें कुछ बुरी आदतें भी हैं, जैसे शराब पीना, सिगरेट पीना, दूसरों से लड़ना और गाली देना। जब उसके माँ बाप को इस बारे में पता चलता है तो उसकी बहुत पिटाई होती है, लेकिन लुई के ऊपर इस चीज का कोई भी असर नहीं होता और वह दोबारा उन्हीं कामों को करना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ उसका बड़ा भाई पीटर है। पीटर उससे बिल्कुल अलग है, वो पढ़ने में होशियार है और परिवार के सभी लोग उसकी बहुत तारीफ करते हैं। एक दिन लुई ग्राउंड में छिपकर शराब पी रहा होता है, तभी उसे कुछ लोग देख लेते हैं। उन लोगों में पीटर भी होता है। इसके बाद सभी लुई को पकड़ने उसके पीछे भागते हैं, लेकिन कोई भी उसे पकड़ नहीं पाता। पीटर उसे तेज भागते हुए देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे आज तक इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि लुई इतनी तेज दौड़ सकता है। अगले दिन पीटर लुई के पास आता है और बड़े भाई की तरफ से समझाता है कि सभी लोग तुमसे चिढ़ते हैं, तुम किसी की बात नहीं मानते, लोगों से झगड़ा करते हो, लेकिन फिर भी तुम्हारे अंदर की एनर्जी खत्म ही नहीं होती। तुम दौड़ने की ट्रेनिंग लो, मेहनत करो और दूसरों से आगे निकलो, या फिर इसी तरह हार मान जाओगे तो फिर आगे चलकर भीख मांगोगे। मुझे विश्वास है कि तुम बहुत अच्छे रनर बन सकते हो, मैंने तुम्हें देखा है। पीटर लुई से कहता है कि अगर तुम झेल सकते हो तो तुम खेल सकते हो। अब कुछ दिन तक पीटर लुई को प्रैक्टिस करवाता है। फिर कुछ दिन बाद लुई स्कूल में एक रेसिंग कंपटीशन में हिस्सा लेता है। अब रेस शुरू होती है, लेकिन लुई जानबूझकर धीरे दौड़ता है। लेकिन जैसे ही पीटर रेस के बीच में चिल्लाकर कहता है, चलो भी अब तेज दौड़ो लुई, यह बात सुनकर लुई एकदम रफ्तार पकड़ लेता है और देखते ही देखते वह सभी लड़कों को पीछे छोड़ देता है और फाइनली उस रेस को जीत जाता है। अब पीटर साइकिल पर और लुई खुद पैदल भागकर प्रैक्टिस करने लगता है और देखते ही देखते वह बड़ा हो जाता है। अब बड़े होकर वह एक रेस में पार्टिसिपेट करता है और फर्स्ट आता है। इसके बाद एक और रेस दिखाई जाती है जिसमें लुई इतना तेज दौड़ता है कि वह रिकॉर्ड बना देता है। अमेरिका में हाई स्कूल का कोई भी स्टूडेंट आज तक इतनी तेज यानी कि 4 मिनट में 1 मील नहीं दौड़ा था। इसी के आधार पर लुई का सिलेक्शन ओलंपिक के लिए भी हो जाता है। इसके बाद जब वह ट्रेन से ओलंपिक के लिए जा रहा होता है तो अपने भाई से बोलता है कि भैया चलो, आप भी मेरे साथ चलो। लेकिन पीटर मजाक में कहता है कि तुम वहां जाकर जीतने वाले तो हो नहीं, इसलिए वहां जाकर मैं तुम्हारी हार क्यों देखूं। इसके बाद लुई कहता है कि हाँ, मुझे पता है कि मैं नहीं जीतूंगा, लेकिन आप देखना अगले ओलंपिक में मैं जरूर जीत कर आऊंगा। यह सुनकर पीटर मुस्कुरा जाता है और दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। लुई अब ट्रेन में चढ़ जाता है। तभी पीटर एक बहुत ही मोटिवेशनल लाइन कहता है। वो कहता है, लुई याद रखना, दर्द का एक पल जीवन भर के गौरव के बराबर होता है। इसके बाद कहानी आती है मूवी के स्टार्टिंग सीन पर, जब सन 1943 में लुई अमेरिकी सेना में भर्ती हो चुका है और आज वो अपने साथियों के साथ दुश्मनों के बेस पर अटैक करके लौट रहा है, जैसा कि हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। लेकिन वापस आते वक्त जवाबी हमलों की वजह से उनका प्लेन डैमेज हो जाता है और इस हमले में उनके कुछ साथी भी बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। इसके बाद वो प्लेन को जैसे तैसे करके लैंड करा लेते हैं। अब हम देखते हैं कि अगले दिन से लुई फिर से अपनी ट्रेनिंग शुरू कर देता है। इसी बीच उसके कुछ और साथी वहां आ जाते हैं और कहते हैं कि अभी अभी ऑर्डर आया है कि हमें समुद्र में फंसे हुए कुछ लोगों को ढूंढने जाना है। इसलिए ये लोग अपने उसी डैमेज प्लेन को लेकर दोबारा से उड़ान भरते हैं। लेकिन यह प्लेन इतनी बुरी तरह से डैमेज हो चुका था कि थोड़ी दूर जाने पर ही उसके इंजन में आग लग जाती है और देखते ही देखते उसका दूसरा इंजन भी खराब हो जाता है। अब इनके पास कोई और चारा नहीं था, तो ये प्लेन के अपने आप पानी में गिरने का वेट करते हैं और अपनी अपनी जगह ठीक से बैठे आते हैं। इसके बाद फिर से हम देखते हैं कि लुई ओलंपिक में पहुंच चुका है, जिसके बाद उसकी रेस का वक्त आ जाता है। वो उस रेस में कुछ खास नहीं कर पा रहा है, जबकि दूसरी तरफ से उसकी रेस की कमेंट्री को पूरी फैमिली रेडियो पर सुन रही है। उसे सुनकर सभी लोग उदास हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही लास्ट लैप आता है तो लुई इतनी तेज भागता है कि एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देता है, जिसमें लुई लास्ट लैप को सिर्फ 56 सेकंड में कंप्लीट कर देता है। पूरा स्टेडियम लुई के नाम से गूंजने लगता है और उसके मॉम, डैड और भाई बहन जब यह खबर सुनते हैं तो वे भी बहुत खुश होते हैं। अब लुई का टारगेट होता है 1940 टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जीतना, लेकिन यह सपना उसके लिए सिर्फ सपना ही रह जाता है, क्योंकि 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो जाता है, जिस वजह से 1940 का टोक्यो ओलंपिक कैंसिल हो जाता है। अब फिर से प्लेन क्रैश वाला सीन दिखाया जाता है। प्लेन सीधे समुद्र में जा गिरता है, जिसमें लुई और
और 2 साथियों को छोड़कर बाकी सभी लोग मारे जाते हैं। वो लोग जैसे तैसे इस प्लेन में मौजूद एयरबोर्ड को बाहर निकाल लेते हैं और अपनी जान किसी तरह से बचाते हैं। लुई के साथ उसके 2 साथी होते हैं, एक मैक और दूसरा फिल। तभी लुई को बोट पर कुछ खाने का सामान मिलता है जिसमें कुछ चॉकलेट्स और एक पानी की बोतल होती है। वो अपने साथियों से बोलता है कि हमें चॉकलेट के एक टुकड़े को सुबह और एक टुकड़े को शाम को खाना है, क्योंकि हमें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि हम लोगों को कब और कौन बचाने आएगा। अब ये लोग समुद्र के बिल्कुल बीच में होते हैं। ये लोग पूरी रात उसी बोट पर गुजार देते हैं और अगली सुबह उन्हें एक उम्मीद की किरण दिखाई देती है। ये लोग देखते हैं कि इनके ऊपर से एक प्लेन गुजर रहा है। यह देखकर ये लोग बहुत खुश हो जाते हैं और जल्दी से फ्लेयर गन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो प्लेन तब तक बहुत आगे निकल चुका होता है और इनकी नजरों से ओझल हो जाता है, जिससे इनकी उम्मीद पूरी तरह से टूट जाती है। इस बीच लुई देखता है कि चॉकलेट का पैकेट पूरी तरह से खाली हो चुका है। वो अपने साथी मैक पर बहुत चिल्लाता है कि उसने एक ही बार में पूरी चॉकलेट खा ली। अब इन लोगों को उस बोट पर रहते हुए पूरे 3 दिन हो जाते हैं और 3 दिन से भूखे प्यासे होने का असर इनके चेहरे पर दिखने लगता है। तभी एक पक्षी वहां आकर बैठ जाता है। अब तीनों इतने दिनों से भूखे थे, इसलिए लुई उस पक्षी को पकड़ लेता है और फिर तीनों उसका शिकार कर लेते हैं, लेकिन कच्चा होने की वजह से वह इनको पचा नहीं पाते और तीनों की तबीयत खराब होने लगती है। इस बीच फिल कहता है कि क्यों ना हम इसको चारे की तरह इस्तेमाल करें और मछलियों को पकड़ लें। इसके बाद तीनों मछलियां पकड़ना शुरू कर देते हैं और इस तरह वह अपनी भूख मिटाते हैं। लेकिन उसी रात समुद्र में तूफान आ जाता है और बड़ी बड़ी लहरें उठना शुरू हो जाती हैं और बड़ी मुश्किल से इनकी जान बच पाती है। जब तूफान शांत होता है तो वहाँ बारिश होने लगती है और इतने दिनों बाद ठीक से भरपेट पानी पी पाते हैं। अब सबकी हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी, लेकिन फिर भी 27 दिन बाद उन्हें फिर से उम्मीद दिखाई देती है। एक प्लेन इनके ऊपर से गुजरता है। ये लोग उसे इशारा करते हैं और फिर से फ्लेयर गन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यह प्लेन अमेरिका का नहीं बल्कि जापान का होता है, यानी दुश्मन का जहाज। इसलिए वो इनकी जान बचाने की बजाय उल्टा उन पर हमला कर देता है। इसलिए तीनों अपनी जान बचाने के लिए पानी में कूद जाते हैं, लेकिन गोलियों की वजह से इनकी बोट में छेद हो जाते हैं। कैसे भी पानी में छिपछिपाकर उस प्लेन से बच जाते हैं। इसके बाद 45 दिन पूरे हो जाते हैं और कोई भी इंसान इतने कम खाने के साथ 45 दिन तक जिंदा नहीं रह सकता। इसलिए हम देखते हैं कि मैक की हालत खराब होने लगती है और उसकी मौत हो जाती है। फिल और लुई उसे समुद्र में छोड़ देते हैं और फिर दोनों अपनी अपनी मौत का इंतजार करने लगते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि अगर 45 दिन में कोई उन्हें बचाने नहीं आया तो इसका मतलब वे उन लोगों को मरा हुआ समझ चुके हैं। लेकिन उन दोनों की किस्मत में कुछ और ही लिखा था। कुछ दिन बीतने के बाद उन्हें कड़ी धूप में एक छाया दिखती है, लेकिन यह छाया उनके लिए सुकून नहीं अंधेरा लाने वाली थी। दरअसल वो एक जापानी शिप के पास आ पहुंचे थे, जहां जापान के सैनिक उन्हें पकड़ लेते हैं और अपने कैंप में ले जाते हैं, जो कि जंगल के बीचों बीच होता है। दरअसल यह वर्ल्ड वार 2 का टाइम चल रहा है, तो वे इन लोगों को अंधेरे कमरे में बंद करके रखते हैं। अगले दिन वे लोग इन दोनों से कपड़े उतारने को कहते हैं, जिसके बाद मजबूरन लुई और फिल अपने कपड़े उतारकर घुटनों के बल बैठे आते हैं। अब इनके ऊपर पानी डालकर इन्हें नहलाया जाता है। अब इन लोगों को एक नए जापानी कैंप में भेजा जाता है, जहां पर सैकड़ों मित्र देशों के सैनिकों को गुलाम बनाकर रखा गया था। हम देखते हैं कि उस कैंप में रखने के बाद सभी कैदियों को ओमोरी डिटेंशन कैंप में ले जाते हैं, जहां का कमांडिंग ऑफिसर मुत्सुशिरो वाटानाबी उनसे कहता है कि तुम जापान के दुश्मन हो और तुम्हारे साथ दुश्मनों जैसा ही व्यवहार होगा। यह कहते हुए वह देखता है कि लुई उसकी तरफ ही देख रहा है, इसलिए वह लुई की तरफ चला जाता है और उससे कहता है कि मेरी तरफ देखो। और जब लुई उसकी तरफ देखता है तो वाटानाबी उसे लाठी से मारता है। ऐसे ही 2-3 बार मारने के बाद वाटानाबी उससे कहता है कि कभी भी मेरी तरफ मत देखना, वरना अच्छा नहीं होगा। लुई काफी जख्मी हो चुका था, नाक में लगी चोट से वो दर्द के मारे तड़प रहा था। हम देखते हैं कि उन कैदियों को बहुत बुरे हालात में रखा गया था। उन कैदियों ने वाटानाबी का एक निकनेम द बर्ड रखा हुआ था, क्योंकि वो वहां पर उसका नाम नहीं ले सकते थे। वाटानाबी एक बड़ा अफसर बनना चाहता था, लेकिन वो बन नहीं पाया और इसलिए वो कैदियों को टॉर्चर करके अपनी भड़ास निकालता है। और अब लुई उसका यानी बर्ड का मनपसंद शिकार बन चुका है। अगली सुबह वाटानाबी कहता है कि हमारे ओमोरी कैंप में बहुत सारे टैलेंटेड कैदी हैं, जिनमें से एक ओपेरा सिंगर, एक शेफ और एक ओलंपिक एथलीट भी शामिल है। यानी कि उसे लुई के ओलंपिक कैरियर के बारे में पता चल चुका है। फिर वो लुई की एक सिपाही के साथ रेस करवाता है, लेकिन लुई काफी कमजोर हो चुका था, इसलिए वह ठीक से भाग नहीं पाता और गिर जाता है। रेस हार जाने पर वाटानाबी उसकी बेइज्जती करके उसे बहुत मारता है।
फिर रात में कैदियों को अपनी खुफिया इंफॉर्मेशन से पता चलता है कि यूएस आर्मी नजदीकी आइलैंड तक पहुंच चुकी है और अगर हालात ठीक रहे तो वो जल्दी ही यह जंग भी जीत जाएंगे। जब वाटानाबे को इस बात का पता चलता है कि कुछ कैदी उनकी खुफिया जानकारी चुरा रहे हैं तो वो उन्हें खूब टॉर्चर करता है। अपने साथियों की ऐसी हालत देखकर लुई कहता है कि मैं वाटानाबे को जान से मार डालूंगा, चाहे इसके बाद जापानी सैनिक मुझे गोलियों से बूंद दें। लेकिन तभी उसका साथी जो कि एक कमांडर था उसे समझाता है कि वाटानाबे को जान से मार देना उसकी असली हार नहीं होगी। उसकी असली हार तब होगी जब हम उसके अत्याचारों को सहते हुए जंग खत्म होने तक जिंदा रह सकें और अपने अपने घर सही सलामत पहुंच सकें। तब वाटानाबे को एहसास होगा कि हमारा हौसला उसके अत्याचारों से कहीं ज्यादा मजबूत है और वही उसकी असली हार होगी। उसकी ये बातें सुनने के बाद लुई कहता है कि तुम बिल्कुल मेरे बड़े भाई पीटर की तरह बात कर रहे हो। वो कहता था कि अगर तुम झेल सकते हो तो तुम खेल सकते हो। शाम के समय वे लोग यूएस एयरफोर्स को जापान पर हमला करते हुए देखते हैं। सब कैदी उस हमले से काफी खुश थे, लेकिन वाटानाबे को उस हमले से गुस्सा चढ़ने लगता है। इसलिए वह रात के वक्त लुई को नींद से जगाकर बेल्ट से मार मार कर अपना गुस्सा ठंडा करता है। लुई एक फेमस ओलंपिक एथलीट था और अमेरिकन ये मान चुके थे कि लुई मर चुका है। एक जापानी ऑफिसर उसे रेडियो के जरिए अमेरिका में यह मैसेज भेजने के लिए मना लेता है कि वो जापान के वॉर कैंप में जिंदा है और जापानी फौज उस पर कोई जुल्म नहीं कर रही। लेकिन असल में जापानियों को उससे कोई हमदर्दी नहीं थी। वो तो सिर्फ अपने देश की छवि को सही दिखाने के लिए यह सब कर रहे थे और इसलिए अब वो ऑफिसर्स उसे रेडियो के जरिए एक चिट्ठी पढ़ने के लिए कहते हैं ताकि अमेरिका को गलत साबित किया जा सके। वो कहते हैं कि बदले में उसे रहने और खाने के लिए अच्छी सुविधाएं देंगे। कुछ अमेरिकन इसके लिए मान चुके थे, लेकिन लुई अपने देश के साथ गद्दारी करने से मना कर देता है। इसलिए उसे ओमोरी कैंप में वापस भेज दिया जाता है। लुई को वापस देखकर वाटानाबे समझ जाता है कि लुई टॉर्चर सहलेगा, लेकिन वह उनकी बातों को कभी नहीं मानेगा। वो उससे कहता है कि मैं पहले दिन ही तुम्हारी आंखों में देखकर समझ चुका था कि तुम मेरी तरह ही मजबूत हो। मैंने सोचा था कि हम दोनों दोस्त बनेंगे, मगर अफसोस जापान का दुश्मन कभी मेरा दोस्त नहीं बन सकता। तुमने हमारा ऑफर ठुकराया जबकि तुम्हें अच्छा खासा यहाँ से भेज दिया गया था। इसका मतलब तुम हमारी रेस्पेक्ट नहीं करते। अब वाटानाबे हर एक कैदी को लुई के मुंह पर एक जोरदार मुक्का मारने का ऑर्डर देता है और ना चाहते हुए भी उन सब कैदियों को यह करना पड़ता है। पहले तो कैदी मारने से मना कर देते हैं तो वाटानाबे एक दूसरे कैदी को मारने लगता है। इसलिए अपने साथी के साथ हो रहे जुल्म को देखकर लुई सभी से चिल्लाकर कहता है कि अपनी पूरी ताकत से मुझे मारो। फिर सब कैदी एक एक करके उसके मुंह पर जोर जोर से मुक्का मारने लगते हैं। शाम तक सैकड़ों मुक्के खाने के बाद लुई अधमरा हो चुका था और अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। फिर एक दिन वाटानाबे लुई से कहता है कि मेरा प्रमोशन हो चुका है और मैं दूसरे कैंप में जा रहा हूँ। यह सुनकर लुई को कुछ राहत मिलती है और फिर वाटानाबे उस कैंप से चला जाता है। फिर एक रात ओमोरी कैंप और उसके आसपास मित्र देशों की एयरफोर्स का हमला होता है और वह हमला बहुत घातक होता है जिसमें भारी तबाही होती है। इसलिए जापानी सोल्जर्स उन सभी कैदियों को नोएस प्रिजन कैंप में ले जाते हैं जहाँ कोयले की लोडिंग अनलोडिंग का काम होता था। जब नोएस कैंप में पहुंचकर लुई वहाँ के कमांडिंग ऑफिसर को देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि वाटानाबे ही था। वाटानाबे कहता है कि यहाँ सभी कैदी कोयला ढोने का काम करेंगे और अगर कोई कैदी काम छोड़कर आराम करेगा तो उसे जान से मार दिया जाएगा। नोएस कैंप के हालात ओमोरी कैंप से भी बदतर थे, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा ठंड थी और उन्हें बिना रुके सारा दिन लगातार काम करना पड़ता था। इसी बीच लगातार काम करने की वजह से लुई काफी कमजोर हो चुका था, इसलिए उसकी स्पीड भी कम हो चुकी थी। इसलिए एक गार्ड उसे धक्का मार देता है जिसकी वजह से उसके पैर में मोच आ जाती है। लुई अब दर्द से कराने लगता है, लेकिन वह जानता था कि अगर वह ज्यादा देर आराम करेगा तो वाटानाबे उसे गोली मार देगा। इसलिए उसे पैर में मोच के साथ ही काम करना पड़ता है। वाटानाबे की वजह से उन कैदियों की जिंदगी मौत से भी बदतर हो चुकी थी। और दोस्तों, इसके बाद आता है इस मूवी का एक ऐसा सीन जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगले दिन पैर में मोच के साथ काम करते हुए लुई काफी थक जाता है और जब वह कुछ पल के लिए आराम करने लगता है तो एक गार्ड उसे पकड़कर वाटानाबे के पास ले जाता है। वाटानाबे गुस्सा होकर उसे लकड़ी का एक भारी तख्ता अपने सिर के ऊपर तक उठाने के लिए कहता है। वो तख्ता बहुत भारी था, इसलिए वाटानाबे जानता था कि लुई इतनी कमजोरी में उसे उठा नहीं पाएगा, लेकिन फिर भी लुई बड़ी मुश्किल से उस तख्ते को उठा लेता है। वाटानाबे यह देखकर हैरान हो जाता है और अपने गार्ड से कहता है कि जैसे ही लुई इस तख्ते को नीचे गिराए इसे गोली मार देना। सभी कैदी यह सुनकर अब लुई की ओर ही देखने लगते हैं, क्योंकि अब वह जल्दी ही मरने वाला है। उसके लिए बेहद कमजोर शरीर और पैर में मोच के साथ ज्यादा देर तक तख्ता उठाए रखना मुमकिन नहीं है। इसलिए वाटानाबे भी तख्ता गिरने
करने का इंतजार करने लगता है और वहीं खड़ा रहता है। काफी समय बीत जाता है और एक पल ऐसा आता है जब सभी कैदी अपना अपना काम छोड़कर उसकी ओर ही देख रहे होते हैं। वाटानाबी को लगता है कि अब लुई यह तख्ता नीचे गिरा ही देगा, लेकिन तभी लुई अपने पूरे जोर से वो तख्ता सर के ऊपर और ऊपर ले जाता है और वाटानाबी की आंखों में आंखें डालकर जोर से चिल्लाता है। उसकी हिम्मत के सामने वाटानाबी का खौफ भी कमजोर पड़ जाता है, जो किसी पहाड़ के पास पड़े एक मामूली से पत्थर की तरह लग रहा था। वाटानाबी उसे आंखें झुकाने के लिए कहता है, पर लुई बिना किसी डर के उसकी ओर देखता रहता है। वाटानाबी शुरू से लेकर अब तक लुई को शारीरिक और मानसिक रूप से तोड़ने की हर संभव कोशिश कर रहा था, लेकिन लुई ने अपने असाधारण ताकत और बेशुमार हिम्मत से उसे बुरी तरह से हरा दिया था। वो ऐसा इसलिए कर पाया क्योंकि उसने अपने बड़े भाई पीटर की बात को याद रखा कि दर्द का एक पल जीवन भर के गौरव के बराबर होता है, और यह क्षण उसकी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट क्षण था, क्योंकि उसने अपने सबसे बड़े डर यानी मौत के डर पर भी काबू पा लिया था। खुद को बेइज्जत महसूस करने के बाद अब वाटानाबी उसे बहुत मारता है। उस टॉर्चर के दौरान लुई अपनी रनिंग की प्रैक्टिस के बारे में सोचकर हिम्मत जुटाता है और खुद को संभाले रखता है, पर वाटानाबी उसे तब तक मारता है जब तक कि लुई बेहोश नहीं हो जाता। उसके बेहोश होने के बाद वाटानाबी रोने लगता है, क्योंकि अपनी लाख कोशिशों के बाद भी वो लुई से हार चुका था। बेहोशी की हालत में लुई पूरी रात वहीं पड़ा रहता है और फिर अगले दिन एक जापानी ऑफिसर सभी कैदियों से कहता है कि जल्दी युद्ध खत्म होने वाला है और वह सभी को नदी के पानी में नहाकर साफ सुथरा होने के लिए कहता है। उसकी यह बात सुनकर सभी कैदी समझ जाते हैं कि जापानी उन्हें नदी के पानी में डुबाकर मारने वाले हैं, पर वे कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि जापानियों के पास बंदूकें थी। लेकिन तभी यूएस का एक प्लेन पास आने लगता है और उसे देखकर कैदी समझ जाते हैं कि जंग खत्म हो चुकी है और जापानी सच बोल रहे हैं। उसे देखकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं और एक दूसरे को बधाई देने लगते हैं। उस प्लेन में खाने पीने के सामान के साथ वॉर के खत्म होने के न्यूज आर्टिकल्स भी थे। उन कैदियों को लगभग 2 सालों के बाद आजादी मिली थी। आजाद होते ही लुई वाटानाबी के ऑफिस में उससे मिलने जाता है, लेकिन वाटानाबी वार खत्म होते ही वहां से जा चुका था। वो वाटानाबी के बचपन की तस्वीर को देखता है, लेकिन वाटानाबी अब वहां मौजूद नहीं था। इसके बाद अमेरिका पहुंचकर लुई अपनी धरती को चूमता है और फिर लुई के घर वाले उससे मिलते हैं। उसका भाई पीटर बहुत खुश होता है और कहता है कि तुमने कर दिखाया। अपने वादे के मुताबिक लुई ने अपनी बाकी जिंदगी परमेश्वर को समर्पित कर दी, क्योंकि उसने यह वादा उस वक्त किया था जब वह बोट पर अपने आखिरी दिनों की गिनती कर रहा था। वर्ल्ड वॉर 2 में जापान के सरेंडर के बाद वाटानाबी अपनी जान बचाने के लिए छुप गया था, क्योंकि अमेरिकी सरकार ने उसे वॉर क्रिमिनल घोषित कर दिया था। पर बाद में जापान के साथ सुलह कराने के प्रयासों के कारण उसे माफी मिल गई। फिर लुई उन सभी सिपाहियों से मिला जिन्होंने उसे टॉर्चर किया था और उसने सबको माफ कर दिया, लेकिन सिर्फ वाटानाबी ने उससे मिलने से इनकार कर दिया। लुई की कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अपने लक्ष्य को पाने के लिए हमारे रास्ते में बहुत सारी मुश्किलें आएंगी, हमें बहुत सारे दुख दर्द और तकलीफें झेलनी पड़ेंगी, लेकिन हालात चाहे जैसे भी हो और कुछ भी हो जाए, खुद को कभी टूटने नहीं देना चाहिए और पूरी हिम्मत से सभी परेशानियों का सामना करना चाहिए, क्योंकि अगर हम एक बार सच्चे मन से ठान लें तो हम कुछ भी कर सकते हैं। दोस्तों, इसी के साथ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी वीडियो में। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।